नमस्कार, दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम सबसे पहले इस बड़े सवाल का विश्लेषण करेंगे कि क्या सियासी पीड़ित बनकर लालू प्रसाद यादव नए केस में बच पाएंगे। 21 साल पहले लालू यादव पर चारा घोटाले में केस दर्ज हुआ था। 21 साल बाद लालू यादव नए केस में फंसे, लेकिन उनकी मुसीबत यह है कि इस बार वो अकेले नहीं, विथ फैमिली फंसे। इस बार उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी फंस गए हैं, जो लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं और जिनका राजनीतिक करियर ही कुछ साल पहले शुरू हुआ है। यह पटना में लालू यादव के घर के बाहर की अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब लालू परिवार शाम को सीबीआई की पूछताछ और फिर अपने बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद फ्री हुआ। सीबीआई ने 2 दिन 5 जुलाई को लालू और उनकी पत्नी, उनके बेटे सहित 8 लोगों और कंपनियों पर एफआईआर दर्ज की है। आज सीबीआई ने दिल्ली, पटना, पुरी सहित 12 जगहों पर छापेमारी की। पटना में लालू के घर पर जाकर सीबीआई के 18 अफसरों की टीम ने सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम तक पूछताछ की, जिसमें राबड़ी देवी से सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक पूछताछ हुई। उसके बाद लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लंबी पूछताछ हुई। सीबीआई कुछ दस्तावेज भी लेकर गई है, लेकिन लालू यादव इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का नाम ले रहे हैं। लालू परिवार की नई मुसीबत सिर्फ उन्हीं की मुसीबत नहीं है, यह मुसीबत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी है, क्योंकि बिहार की सरकार लालू प्रसाद की राजनीतिक ताकत से चल रही है और लालू के बेटे तेजस्वी यादव पर अगर आने वाले दिनों में सीबीआई का शिकंजा कसा तो फिर नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा कि वो कैसे तेजस्वी यादव को अपने कैबिनेट में बनाए रखेंगे। इस राजनीति का हम आगे विश्लेषण करेंगे। उससे पहले बात उस केस की जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव परिवार सहित फंसे हैं। सीबीआई के आरोपों का सार यह है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते रेलवे के 2 होटल्स का गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले रिश्वत के तौर पर अपनी एक बेनामी कंपनी को जमीन दिलवाई गई। फिर आगे इस कंपनी के शेयर और जमीन उस कंपनी के नाम लिखवा लिए गए, जिसके ओनर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव हैं। सबसे पहले हम आपको यह पूरा मामला समझा देते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। सीबीआई ने जो केस दर्ज किया है वो 2006 में रेलवे के उन 2 होटल्स के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है, जिनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए रेलवे की कंपनी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC के जरिए टेंडर निकाले गए थे। ये रेलवे के 2 होटल, BNR होटल रांची और BNR होटल पुरी के लिए टेंडर था। उस वक्त IRCTC के मैनेजिंग डायरेक्टर PK गोयल थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। सीबीआई की एफआईआर में लालू एंड फैमिली के साथ एक आरोपी। सीबीआई का आरोप है कि टेंडर की प्रक्रिया में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा किया गया। 15 आवेदन आए थे, जिसमें सिर्फ एक कंपनी को योग्य बताया गया और बाकी कंपनियों के बिड का रिकॉर्ड नहीं रखा गया, या जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो कंपनी थी पटना की सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड। सुजाता होटल्स के मालिक विजय कोचर और विनय कोचर, ये इन दोनों का नाम भी सीबीआई की एफआईआर में आरोपी के तौर पर है। सीबीआई का आरोप यह है कि रेलवे के होटल्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2004 से 2009 के बीच साजिश रची गई। जिस सुजाता होटल्स को रांची और पुरी में रेलवे के 2 होटल्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसने 2005 में सिर्फ 1,47,00,000 रुपए में पटना में 3 एकड़ जमीन उस डिलाइट मार्केटिंग कंपनी के नाम लिख दी, जो डिलाइट कंपनी सरला गुप्ता की है। अब सरला गुप्ता लालू प्रसाद यादव के करीबी और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी है। इस केस में सरला गुप्ता भी आरोपी हैं। सीबीआई का कहना है कि सुजाता होटल्स में से डिलाइट कंपनी को जमीन दी गई, फिर इस डिलाइट कंपनी के सभी शेयर और जमीन 2010 से 2014 के बीच लारा प्रोजेक्ट्स के नाम कर दिए गए। सिर्फ 65 लाख रुपए में 32 करोड़ के शेयर और जमीन ट्रांसफर हुई, जिसकी मौजूदा कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई गई। ये लारा प्रोजेक्ट्स लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की कंपनी है। लारा प्रोजेक्ट्स में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव डायरेक्टर हैं। ये दोनों भी इस केस में आरोपी।
सीबीआई का आरोप है कि रेलवे होटल्स के कॉन्ट्रैक्ट देने के एवज में जमीन ली गई, कॉन्ट्रैक्ट देने में फर्जीवाड़ा किया गया। इसकी जानकारी रेल मंत्री रहते लालू यादव को थी। कॉन्ट्रैक्ट के बदले मिली जमीन का बाद में ट्रांसफर लालू यादव के परिवार की कंपनी में करवाया गया, जब लालू यादव रेल मंत्री नहीं थे। के आरोप में कोई दम नहीं, झूठ, फ्रेब, और उन आरोपों को पब्लिश क्यों नहीं करता। और मैं चार्जशीटेड नहीं हूं, और कोई पुलिस इस देश के ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड जो संविधान के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, पुलिस को यह इजाजत नहीं दिया जाएगा इस कंट्री में। और लालू यादव नहीं देता कि चार्जशीट बना दे, झूठ का पुलंदा बना दे। कंस्पिरेसी और कंस्पैरेटर का इंस्ट्रूमेंट बन गया यहाँ जो सीबीआई है। ये आज से ठीक 20 बरस पहले की बात है, जब लालू यादव पर पहली बार चारा घोटाले के आरोप लगे। तब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। तब लालू यादव कहते थे कि वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, और सीबीआई राजनीतिक साजिश का हथियार बनी। ये अलग बात है कि 2013 में लालू यादव चारा घोटाले में दोषी करार दिए गए और 5 साल की सजा सुना दी गई थी। आज चारा घोटाले पर लालू पर केस के 21 साल बाद वो नए केस में फंसे हैं, जिसे लारा घोटाला कहा जा रहा है। केस नया जरूर है, लेकिन बचाव में लालू प्रसाद यादव की बातों का सार ठीक वही है जो 21 साल पहले वो चारा घोटाले पर बोलते थे। सवाल यही है कि जब 21 साल पहले खुद को सियासी पीड़ित बनकर दिखाने वाले लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में नहीं बचे, तो क्या वो अब नए केस में सियासी पीड़ित बनकर खुद को बचा लेंगे? पिछली बार चारा घोटाले में तो लालू अकेले थे। मुसीबत ये है कि इस बार के केस में लालू विद फैमिली फंसे। जब चारा घोटाले के उन पर आरोप लगे थे, तब उन्हें शतरंज की बिसात में खुद को किंग समझकर अपनी चाल से सबको मात देने का भरोसा था। इस बार शतरंज में उनका तेजस्वी यादव नाम का वो मोहरा भी दांव पर लगा है, जो लालू प्रसाद की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी भी है। यहाँ की सीबीआई की गाड़ी देखिए जा रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के आवास से निकलती हुई है। कहा जा रहा है कि क्वेरी की है राबड़ी देवी से और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सीबीआई ने, और एक सीजर लिस्ट भी बनाया है, और सीजर लिस्ट के जरिए उसको सील करके फिर सीबीआई अपने साथ लेके गई है। लालू प्रसाद के लिए ये मुसीबत चारा घोटाले से भी बड़ी है, क्योंकि वो चारा घोटाले में पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं और जेल जा चुके हैं। लेकिन इस बार उनके परिवार के लिए मुसीबत है, जो उनके रेल मंत्री रहते यूपीए सरकार के दौरान रेलवे के होटल्स ऑपरेशन और मेंटेनेंस को लेकर 11 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट से बना है। इस कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा और साजिश के तहत एक तरह से रिश्वत के लिए जमीन का इस्तेमाल किया गया। सीबीआई ने आज सुबह लालू प्रसाद यादव और इस केस से जुड़े आरोपियों के 12 ठिकानों पर छापे मारे। लालू प्रसाद के पटना के घर में सुबह 7:30 बजे ही सीबीआई पहुंच गई थी। ये टेंडर अवार्ड करने में कुछ गड़बड़ियां की गई हैं और इस प्राइवेट कंपनी को फेवर्स शो किया गया है, और उसकी एवज में श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को पहले एक जमीन दी गई। इन सारे मामलों में काफी गड़बड़ियां पाई गई। सीबीआई ने अभी 2 दिन पहले 5 जुलाई को इस केस में एफआईआर दर्ज की है। ये केस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, धोखाधड़ी की धाराएं और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। आरोप यह है कि लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते जिस कंपनी को 2006 में रेलवे के रांची और पुरी के 2 होटल्स के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले जमीन ली थी। जमीन का ट्रांसफर पहले लालू प्रसाद यादव के करीबी प्रेमचंद्र गुप्ता की कंपनी को दिया गया, फिर प्रेमचंद्र गुप्ता की कंपनी के शेयर और यही जमीन लालू प्रसाद यादव के लारा प्रोजेक्ट्स के नाम लिखवा दी गई, जिस लारा प्रोजेक्ट्स के डायरेक्टर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव हैं। उस कंपनी से ये जमीन जब श्री लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर नहीं थे, उस दरमियान 2010 से 2014 के बीच में उनकी फैमिली की एक कंपनी है लारा प्रोजेक्ट्स, उसमें ट्रांसफर हुई।
सीबीआई का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते ये पूरी साजिश रची गई। कॉन्ट्रैक्ट के फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी की जानकारी लालू प्रसाद यादव को थी। आईआरसीटीसी के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर इसमें शामिल थे, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उससे जमीन ली गई। और आज जब सीबीआई के छापे पड़ रहे थे तो लालू प्रसाद रांची में पेशी के लिए गए हुए थे। वो पहले से ही चारा घोटाले की मुसीबतों के चक्कर काट रहे हैं। नए केस में उनका बचाव क्या है, ये भी सुन लीजिए। मेरे रेल मंत्री बनने के पहले ही एनडीए सरकार ने यह निर्णय ले चुका था हैंड ओवर कर देने का एनडीए गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी जब माननीय प्रधानमंत्री थे। इसी निर्णय के तहत 2006 में टेंडर किया गया। 2006 में फिलहाल तो सीबीआई ने आज लालू एंड फैमिली से सिर्फ पूछताछ की है। कुछ दस्तावेज और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड लेकर सीबीआई गई है। ये केस आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक भूकंप की वजह बन सकता है, जिसके राजनीतिक झटके कम से कम बिहार की राजनीति में बड़े स्तर पर लगेंगे, जहां की सरकार में लालू प्रसाद की पार्टी शामिल है। और इस केस में लालू के जो बेटे आरोपी हैं, वो बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं। पटना से सुजीत झा, रोहित सिंह, रांची से धर्मवीर सिन्हा और चिराग बोठी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली, आज तक। हम आपको इस केस की और डिटेल्स के बारे में बताते हैं। हमारे पास सीबीआई की वो एफआईआर है जिसे अभी 2 दिन पहले 5 जुलाई को दर्ज किया गया था। सीबीआई ने इस केस में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव सहित 8 लोगों और कंपनियों के खिलाफ एफआईआर की है। एफआईआर में जो आरोपी बनाए गए हैं उनमें पहले नंबर पर लालू प्रसाद यादव, उनका पूरा पता तत्कालीन रेल मंत्री थे, पता 10 सर्कुलर रोड पटना। राबड़ी देवी पत्नी लालू प्रसाद यादव, पता 10 सर्कुलर रोड पटना। तेजस्वी यादव पुत्र लालू प्रसाद यादव। ये सारे नाम एक एक कर दर्ज हैं। सरला गुप्ता पत्नी प्रेमचंद गुप्ता जो लालू यादव के करीबी हैं। विजय कोचर डायरेक्टर सुजाता होटल्स, जिसने रेलवे कॉन्ट्रैक्ट के बदले जमीन दी थी, दिल्ली का उनका भी पता। विनय कोचर डायरेक्टर सुजाता होटल्स, दिल्ली का उनका भी पता। लारा प्रोजेक्ट्स जिसका पहले नाम डिलाइट मार्केटिंग था, दिल्ली का पता न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का। पीके गोयल तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर आईआरसीटीसी, गुरुग्राम का उनका पता और अज्ञात। यहां अज्ञात का मतलब यह भी लगाया जा सकता है कि इस केस में आने वाले दिनों में और लोग भी लपेटे में आ सकते हैं। एक तरह से सीबीआई के द्वारा विकल्प खुले रखे गए हैं। रेलवे के जिस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर यह केस बना है उसको लेकर पूरी डिटेल्स भी हम आपको बताते हैं। 1999 में रेलवे ने केटरिंग और टूरिज्म के लिए आईआरसीटीसी नाम की कंपनी का गठन किया था। रेलवे के 2 रांची और पुरी के 2 होटल्स ने मार्च 2004 में केटरिंग सर्विस और रख रखाव के लिए आईआरसीटीसी से समझौता किया। सीबीआई का कहना है कि मई 2004 में जब लालू यादव रेल मंत्री बने तो रांची और पुरी के 2 होटल्स के कॉन्ट्रैक्ट में साजिश रची गई। 25 फरवरी 2005 को सुजाता होटल्स के मालिक कोचर ब्रदर्स ने 1 करोड़ 47 लाख में पटना में 3 एकड़ जमीन डिलाइट कंपनी को दी। उस वक्त 1 करोड़ 47 लाख की जमीन की कीमत करीब 35 करोड़ रुपए थी। यह कमर्शियल प्लॉट था जिसे खेती की जमीन दिखाया गया। डिलाइट मार्केटिंग कंपनी लालू प्रसाद यादव के करीबी प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के नाम से चलती थी। अगले ही दिन रेलवे बोर्ड ने यह जानकारी दी कि रांची और पुरी के 2 होटल आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किए जा चुके हैं। 2006 में आईआरसीटीसी के जरिए इन 2 होटल्स के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के लिए तमाम होटल से आवेदन मंगाए गए, लेकिन इस प्रक्रिया में धोखाधड़ी करके कॉन्ट्रैक्ट उसी सुजाता होटल्स को दिया गया जिसने डिलाइट कंपनी को जमीन बेची थी। बाद में 2010 से 2014 के बीच डिलाइट कंपनी की जमीन और सब शेयर 65 लाख में उस लारा कंपनी को दे दिए गए जो कंपनी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की। 94 करोड़ की मार्केट वैल्यू की जमीन और शेयर के साथ डिलाइट कंपनी का नया नाम लारा प्रोजेक्ट हो गया। सीबीआई का आरोप है कि टेंडर में 15 बिड आई थी, बाकी को अयोग्य कर दिया गया, कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया। सीबीआई का आरोप यह भी है कि लालू यादव को टेंडर प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी थी, वो लगातार इस पर नजर रखे हुए थे। सरदार में अब हम आतंकवादियों की हिमायत करने वाली उस सोच पर प्रहार करेंगे जिसके जरिए बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों को कश्मीर का रोल मॉडल बनाकर पेश किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुरहान जैसे आतंकवादियों का महिमा मंडन करके फायदा उठाने वालों में सिर्फ अलगाववादी और आतंकवादी संगठन ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस जैसी मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी के नेता भी बुरहान वानी से इतनी गहरी सहानुभूति रखते हैं
कि देश विरोधी बातें करने से भी बाज नहीं आते, जैसा कि आज कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने किया है। दावा किया है कि अगर उनके बस में होता तो वो बुरहान को मरने नहीं देते। सैफुद्दीन सोज का बयान उस वक्त आया है जब कल यानी 8 जुलाई को आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर की पहली बरसी है। में आतंकी बना जिसके हाथ न जाने कितने निर्दोष लोगों के खून से सने थे। वो बुरहान वानी जो 6 साल के अंदर अंदर हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर बॉय बन गया। वो बुरहान वानी जिस पर 21 साल की उम्र में 10 लाख का इनाम था। वो बुरहान वानी जिसने जम्मू कश्मीर की फिजाओं में जहर घोलने का काम किया। ऐसे आतंकवादियों से कोई भी देशभक्त सहानुभूति नहीं रख सकता। जो ऐसा कर रहे हैं वो कश्मीर ही नहीं बल्कि इंसानियत के भी दुश्मन हैं। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर के कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह खुलकर आतंकी बुरहान वानी की मौत पर अपनी राय प्रकट की है, उससे वो अलगाववादियों के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं। कांग्रेस नेता सोज की सोच अलगाववादियों से काफी मिलती जुलती है। से आग लगाई, लेकिन सैफुद्दीन सोज जैसे नेताओं की सोच में ही खोट लगती है। बुरहान वानी चले गए, दूसरे लोग हैं जो मिलिटेंट हैं, लेकिन मिलिटेंट्स के साथ आर्मी या पैरा फोर्सेस मुकाबला करते हैं, लेकिन सियासतदानों को वजीर आजम से लेकर हम सब तक सियासतदानों को कोशिश करनी चाहिए कि वो डायलॉग का रास्ता खोलें और मोदी जी को कश्मीर में जो अपॉर्चुनिटी है उसमें वो हुर्रियत से भी बात करें, मेन स्ट्रीम से भी बात करेंगे। बुरहान वानी की शान में सैफुद्दीन सोज का अफसोसनाक बयान बुरहान वानी के एनकाउंटर की बरसी के एक दिन पहले आया है। जाहिर है वो बुरहान की बरसी पर राजनीति कर रहे हैं और कश्मीर के हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सैफुद्दीन सोज जैसे राजनीतिज्ञों के कारण ही आज कश्मीर की ये हालत है। ये संविधान की शपथ लेकर देश की संसद और राज्य की विधानसभाओं में बैठते हैं। वो पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग वो वहां के अलगाववादी आंदोलन को शह देकर करते हैं। सैफुद्दीन सोज हो या गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला, ऐसे ही लोगों की राजनीतिक बदनीयती के चलते ही कश्मीर नफरत की आग में सुलग रहा है। ये सब लोग खुद ही बेनकाब होने की राह पर हैं। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें आतंकवादियों की हिमायत में देश विरोधी बयान देना शोभा नहीं देता है, क्योंकि जो बुरहान वानी कश्मीर में आतंकवाद का पोस्टर बॉय था, उस बुरहान वानी के प्रति सहानुभूति जताकर सैफुद्दीन सोज खुद को कश्मीर का हिमायती नहीं बल्कि कश्मीर की शांति का दुश्मन साबित कर रहे हैं, और वो भी ऐसे समय में जब अलगाववादी और आतंकवादी संगठन कश्मीर को दोबारा नफरत की आग में जलाने की साजिश रच रहे हैं, जिसे नाकाम करने के लिए कश्मीर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इंटरनेट सर्विस बंद की गई है, स्कूल कॉलेज भी बंद है। बुरहान वानी की बरसी के मौके पर कश्मीर में हिंसा भड़कने की आशंका के बीच आज तक की टीम कश्मीर में मौजूद है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बुरहान वानी की मौत की पहली बरसी पर कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के क्या हालात हैं। बुरहान की बरसी पर कश्मीर में कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, खासकर दक्षिण कश्मीर के त्राल में जहां बुरहान वानी का घर है। जो हमारे बाकी बच्चे बंदूक उठाकर दहशतगर्दी की गिरफ्त में आए हैं, वो रास्ता छोड़ के, वो जो दहशतगर्दी का रास्ता है उसको छोड़ के अपने घरों में वापस आए। जे.एन.के पुलिस एक उनसे भरोसे से वायदा करती है कि किसी को भी किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। पिछले साल 8 जुलाई को बुरहान वानी की एनकाउंटर में मौत के बाद कश्मीर 6 महीने तक हिंसा की आग में जला। बुरहान वानी की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैली और कश्मीर में अभूतपूर्व हिंसा की शुरुआत हुई। 6 महीने तक कश्मीर में जिंदगी मानो ठहर सी गई। करीब 100 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और न जाने कितनों ने पैलेट गन का शिकार होकर अपनी आंखें खो दी। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी की मौत की पहली बरसी है। अलगाववादियों और आतंकी संगठनों ने इस दिन कश्मीर को सुलगाने का प्लान बनाए हुए है।
अलगाववादी गुटों ने 8 से 13 जुलाई तक विरोध प्रदर्शनों की तैयारी की है। हुर्रियत नेताओं और हिजबुल मुजाहिदीन ने 8 जुलाई को घाटी में बंद का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक बुरहान की बरसी के दिन हिजबुल ने कश्मीरी युवाओं को आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए भर्ती अभियान शुरू करने का फैसला किया है। दक्षिण कश्मीर में आतंकियों ने यह संदेश फैला दिया है कि वो बुरहान के गांव त्राल में 8 जुलाई को जमा हों। बुरहान वानी की बरसी पर आतंकवादी संगठनों और अलगाववादियों की साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरी तैयारी की है। सुरक्षा के मद्देनजर हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। अलगाववादी यासीन मलिक समेत कई स्थानीय अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को सोशल मीडिया ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। दक्षिण कश्मीर की तरफ के रास्तों पर भीड़ इकट्ठी न हो, इसको लेकर निगरानी रखी जा रही है। केंद्र सरकार ने घाटी में 21,000 अतिरिक्त ट्रूप्स भी भेजने का फैसला किया है। एहतियातन संदिग्ध पत्थरबाजों को हिरासत में लिया गया है। कई नाकों जैसे पुलवामा, त्राल और शोपिया में आने जाने वालों के पास देश विरोधी सामान जैसे पाकिस्तान और ISIS के झंडे होने की जांच की जा रही है। बुरहान वानी की बरसी पर किसी रैली या सभा की अनुमति देने का तो सवाल ही नहीं उठता। पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी को अलर्ट किया गया है, न सिर्फ अनलॉफुल असेंबलीज के लिए, न सिर्फ अनलॉफुल रैलीज के लिए, बल्कि प्रोबेबल मिलिटेंट स्ट्राइक्स के लिए, उसके लिए भी अलर्ट किया गया है। और जहां सॉफ्ट टारगेट्स हैं उसके लिए भी अलर्ट किया गया। जो एंटी मिलिटेंसी मेजर्स है वो भी लिए गए हैं, और जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मेजर्स जरूरी है वो भी लिए। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। सड़कों को बंद कर दिया गया है। आज तक संवाददाता पूजा शाली इकलौती रिपोर्टर हैं जो वहां तक पहुंच पाई हैं। आज तक आप पहुंचा है डाउनटाउन एरिया के बिल्कुल अंदर, जहां पे हर शुक्रवार प्रेयर्स के बाद पत्थरबाजी होती है। बहुत ही लार्ज स्केल पे यहाँ पे पथराव होता है। काफी बार वायलेंस की भी रिपोर्ट्स आई हैं। और यहीं पे जब मीरवाइज जो है अपना सरमन देते हैं, उसके बाद लोग 100 की संख्या में, हजारों की संख्या में कभी कभी बाहर आते हैं। लेकिन बस अब कुछ ही घंटे हैं जब 1 साल होने वाला है बुरहान वानी जो मिलिटेंट कमांडर थे, उनको मार गिराया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो त्राल पुलवामा की तरफ तो एक हाई कॉर्डन है ही, लेकिन डाउनटाउन में भी आप देख सकते हैं ये जो तारे हैं ये लगा रखी हैं, इसमें कपड़ा तक फंस जाता है अगर कोई कूदने की या जाने की कोशिश करेगा। इंटरनेट सर्विसेज काफी कम कर दी गई है। कोई प्रोटेस्ट गैदरिंग अलाउ नहीं करेगी। कर्फ्यू की तरह सिचुएशन है यहाँ पे डाउनटाउन एरिया में। अभी इंटरनेट जो बंद है वो इसीलिए किया गया है कि काफी बार जो प्रोपेगेंडा है या जो गैदरिंग्स करने का एक कोशिश होती है वो नाकाम रहे। बुरहान वानी की बरसी पर सुरक्षा बलों ने कमर कसी हुई है, क्योंकि बुरहान की मौत के दिन को यादगार बनाने के लिए आतंकी बड़े हमलों को अंजाम दे सकते हैं। और अगर बुरहान की बरसी पर विरोध प्रदर्शन हुए तो ये साल की परंपरा बन जाएगी। जाहिर है ऐसा होने नहीं दिया जा सकता। पूजा शाली के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। जाहिर है बुरहान वानी की बरसी पर अलगाववादी और आतंकवादी कश्मीर में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की पूरी कोशिश करेंगे और उनकी कोशिशों को नाकाम करना सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसीलिए कल यानी 8 जुलाई को पूरे देश की नजर कश्मीर पर होगी। अब हम आपको बुरहान वानी के एनकाउंटर और एनकाउंटर के बाद कश्मीर में भड़की हिंसा का रिकैप दे दें। पिछले साल 8 जुलाई को सेना ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी को मार गिराया था। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में सरकार और सेना के खिलाफ पत्थरबाजों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसकी वजह से कश्मीर घाटी में लगातार 53 दिनों तक कर्फ्यू लगाना पड़ा, जो 31 अगस्त 2016 को हटाया गया। बुरहान वानी की मौत के बाद हुई हिंसा की घटनाओं में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 पुलिस वाले भी शामिल थे, जबकि 19,000 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें 4,000 सुरक्षाकर्मी थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा पर काबू पाने के लिए पेलेट गन के इस्तेमाल से कम 117 लोगों को अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी। सोचिए, जिस आतंकी बुरहान वानी ने जीते जी न जाने कितने निर्दोष लोगों का खून बहाया, कश्मीर के न जाने कितने नौजवानों को आतंकवादी बनाया, उस बुरहान वानी की मौत पर भी कश्मीर जल उठा। सोचिए इसकी वजह क्या है।
इसकी वजह है अलगाववादी जो पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर में पत्थरबाजी करवाते हैं। इसकी वजह है आतंकवादी जो कश्मीर में सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। और इसकी वजह है फारूक अब्दुल्ला और सैफुद्दीन सोज जैसे राजनेता जो अपने सियासी फायदे के लिए बुरहान वानी जैसे आतंकियों का महिमा मंडन करते हैं। और इसका खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ता है तो वो होते हैं अमन पसंद कश्मीरी और सुरक्षा बल के जवान। आंकड़ों के मुताबिक बुरहान वानी की मौत के बाद से कश्मीर में चल रहे आतंक विरोधी अभियान के दौरान पत्थरबाजी की घटनाओं में सीआरपीएफ के 55 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 20 जवान घायल हुए। कश्मीर में आतंकवादियों को बचाने के लिए होने वाली पत्थरबाजी में अब तक सेना और पुलिस की 24 गाड़ियां बर्बाद हो चुकी हैं। पिछले 6 महीनों के दौरान ही कश्मीर घाटी के 50 युवाओं ने आतंकवादी संगठनों में शामिल होकर हथियार उठा लिए हैं। बुरहान वानी की मौत के बाद साल 2017 की शुरुआत में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत अब तक 92 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से ही पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को भड़काने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नापाक हरकत को नाकाम करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए। बुरहान वानी की मौत के 1 साल बाद अब जाकर कश्मीर में एक बार फिर अमन लौट रहा है। इसीलिए बुरहान वानी की बरसी के बहाने कश्मीर को सुलगाने की हर कोशिश को नाकाम करना ही होगा, जिसके लिए भारतीय सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है।